नमस्कार बच्चों, अपना जो पहला लेसन चल रहा है साझेदारी का सामान्य परिचय, उसी में अपना आज टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज। इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी क्या चीज़ है? साझेदार द्वारा साझेदारी फर्म में या व्यापार में अब लाभ प्राप्त करने के लिए जो धन लगाते हैं उसे अपने पूंजी कहते हैं। या ये मान लो कि साझेदारी में हिस्सा लेने के लिए अपने जो धन लगाते हैं उसे पूंजी कहते हैं। अब पूंजी एक तरह का व्यापार के लिए लोन होता है। ये माना जाता है कि व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है। इसमें मानेंगे कि फर्म है वो क्या है, एक अलग चीज़ है, और जो साझेदार है वो अलग है। और जो पूंजी उसने व्यापार में लगाई है या फर्म में लगाई है वह उसने उस फर्म को उधार दिया है या ऋण दिया है, अतः वह उस ऋण पर या उस पूंजी पर एक ब्याज की इच्छा रखता है। अब मैंने आपको बताया था अगर साझेदारी संलेख का अभाव हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन अगर साझेदारी संलेख बना हो या क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज के बारे में कुछ कहा हो तो हमें उसे पूंजी पर ब्याज निकालना पड़ता है। अब पूंजी पर ब्याज की दो विधियां हैं। नंबर एक, सामान्य विधि। सामान्य विधि सबसे पहले देखो, सामान्य विधि से यदि अपने पूंजी पर ब्याज निकालते हैं तो उसका सूत्र होएगा पूंजी की राशि इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू माह या दिनों की संख्या बटे में 12 या 365। तो सामान्य विधि से जब पूंजी पर ब्याज निकालते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? पूंजी की राशि लिखते हैं जितनी साझेदार ने पूंजी लगाई है। उसके बाद जो ब्याज दर दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर वो लिखते हैं, और माह या दिनों की संख्या का अर्थ है जिस दिन उसने पूंजी लगाई। उसके बाद जब अपना साल समाप्त होएगा, अधिकतर जो वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च को समाप्त होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 31 दिसंबर दिया हो तो हम 31 दिसंबर को मानेंगे। और कब से कब तक माह गिनेंगे? जिस दिन उसने पूंजी लगाई तब से लेकर और जिस दिन वो वित्तीय वर्ष समाप्त होएगा वहाँ तक अपने महीनों की या दिनों की संख्या गिनेंगे। अधिकतर क्वेश्चन में आपको महीने ही गिनने हैं, क्योंकि आपको ये दिया होगा कि पूंजी या तो 1 तारीख को लगाएगा या फिर अंतिम दिन लगाएगा, तो उसमें आप महीनों की संख्या गिन सकते हो। लेकिन अगर किसी साझेदार ने पूंजी की राशि माह के मध्य में लगा दी, जैसे मान लो 14 फरवरी को लगा दी, तो उसमें फिर आपको साल समाप्त होने तक के दिन गिनने पड़ेंगे। अगर आपने ऊपर महीने लिखे शेष तो बटे में 12 लिखोगे, अगर आपने ऊपर दिनों की संख्या लिखी है तो बटे में 365 लिखेंगे। तो जब पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तो सामान्य विधि में सूत्र हो गया पूंजी की राशि इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू माह या दिनों की संख्या बटे में 12 या 365। हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो किसी फर्म में ए तथा बी दो साझेदार है, ए तथा बी दो साझेदार है। मान लो सबसे पहले 1 अप्रैल को अपना साल शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2018। इस दिन ए ने 50,000 रुपये पूंजी के लगाए हैं। अगर नया व्यापार है तो मान लो उसने पूंजी अभी लगाई है, या फिर पुराना व्यापार है तो हो सकता है कि आगे वो बैलेंस लाया हो। तो ए की जो पूंजी है वो कितनी है? 50,000, और बी की पूंजी है वो 60,000 है। अब ए की पूंजी कितनी होगी? 50,000, और बी की कितनी होगी? 60,000। उसके बाद देखो, मान लो ए ने 31 मई
2018 को 10,000 रुपये और लगा दिए, यानी इसे क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, अतिरिक्त पूंजी बोलते हैं। उसने 10,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी और लगा दी है। और बी ने 31 मई को कुछ भी नहीं लगाया। उसके बाद 31 अक्टूबर को बी ने लगाए पूंजी के 20,000। उसके बाद देखो 28 फरवरी 2019 को ए ने लगाए 20,000 और बी ने भी लगाए 20,000। अब आपको इसमें यह कहे कि पूंजी पर ब्याज निकालना है, तो पूंजी पर ब्याज के लिए हमें क्या लेना है, पूंजी की राशि। तो मान लो ए की पूंजी की राशियाँ ये होगी, उसने 3 बार पूंजी लगाई है। बी की पूंजी की राशि कितनी होगी, ये होगी। बी ने भी कितनी बार पूंजी लगाई है, 3 बार पूंजी लगाई है। हमें चाहिए ब्याज दर। ब्याज दर जो आपको क्वेश्चन में दी है, ये मान लेते हैं जो ब्याज की दर है वो 12% वार्षिक है। ब्याज की दर वो कितनी है, 12% वार्षिक है। अब उसके बाद आपको चाहिए माह या दिनों की संख्या। अब बात आती है माह की, कौन से माह, तो उसमें आपको लेना है जिस दिन पूंजी लगाई तब से लेकर और जिस दिन अपना साल समाप्त हो रहा है वहाँ तक के आपको माह लेने हैं। मान लो इन्होंने 1 अप्रैल को पूंजी लगाई, जो साल 1 अप्रैल को अपना शुरू होएगा वो 31 मार्च को समाप्त होएगा, तो कितने महीने बच गए, इसमें आपके 12 माह बच गए। कितने माह बच गए, 12 माह। अब इसने लगाई देखो 31 मई को, अब 31 मई को लगाई, हमें जाना कहाँ तक है, 31 मार्च तक। तो 31 मई से और 31 मार्च तक महीनों की संख्या गिन लो। तो देखो 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ, 1 अप्रैल तो अप्रैल गया पूरा, और 31 मई को इसलिए मई भी पूरा गया, तो 2 महीने तो गए। आगे हमें 31 मार्च तक ले जाना इसे, इसलिए टोटल महीनों की संख्या अपने पास 10 बच गई। तो महीनों की संख्या टोटल कितनी होगी, 10 होगी। फिर 31 अक्टूबर को बी ने लगाए 20,000 रुपये। ये कब लगाए, 31 अक्टूबर को, और हमें कहाँ तक जाना है, 31 मार्च तक। तो अक्टूबर तो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कितने माह बच गए, 5 माह हो गए। यानी कि 1 नवंबर से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 31 मार्च को अपना साल समाप्त हो गया, इसलिए उसे मार्च को भी साथ मिलेंगे, तो मार्च को भी जोड़ेंगे। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपके टोटल है वो 5 माह हो गए। फिर देखो 28 फरवरी को ए और बी ने दोनों ने पूंजी लगाई है। ए ने लगाए पूंजी के 20,000 रुपये और बी ने लगाए 20,000 रुपये, दोनों ने 20-20 हज़ार रुपये लगाए। लेकिन 28 फरवरी से लेकर जब 31 मार्च तक समय कितना बचा अपने पास, सिर्फ 1 माह बचा है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज इस सूत्र से निकालेंगे, सामान्य विधि से। ब्याज की दर दे देंगे, माह या दिनों की संख्या लिखेंगे और पूंजी की राशि लिखेंगे। पहले अपने निकालेंगे ए की पूंजी पर ब्याज। ए ने कुल 3 बार पूंजी लगाई है, तो इसकी पूंजी पे 3 बार ब्याज निकलेगा। तो ए की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। पहले देखो ए ने लगाए 50,000 रुपये, इसी सूत्र में रखेंगे इसे। तो पूंजी की राशि कितनी होगी, 50,000 इंटू ब्याज दर क्वेश्चन में दे रखी है 12%, तो 12/100 इंटू में माह या दिनों की संख्या। तो ये 1 अप्रैल को है, 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। चाहो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 12/12 लिख दो, चाहो तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 से 12 है वो कट जाएगा। इसलिए ए की पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले 50,000 लिखा, रेट लिख दी 12% और महीने हो गए 12। तो 12 से 12 कट गए और इसकी पूंजी पर ब्याज हो गया अपना 12 को 500 से गुणा किए आ गया अपना 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये तो पूंजी पर ही ब्याज ये हो गया। उसके बाद ए ने पूंजी कब लगाई, देखो 31 मई को। 31 मई को लगाई तो वही पूंजी की राशि ए ने लगाई 10,000 रुपये। ब्याज की दर कितनी है,
12%। महीने कितने बच गए आगे देखो, 31 मई से 31 मार्च तक 10 माह, तो इस पे 10 माह का ब्याज निकालेंगे। 12 से 12 ये काट देंगे, ये आ गया अपना 1000 रुपये। तो ब्याज कितना बन गया? 1000 रुपये का। फिर ए ने पूंजी लगाई 28 फरवरी को, कितने रुपए लगाए? 20,000। तो 20,000 इंटू में वही रेट 12/100 इंटू में आगे एक माह बचा है, क्योंकि 28 फरवरी तो गई, मार्च बचा है, इसलिए आएगा 1/12। 12 से 12 गए, ये आ गए अपने 200 रुपये। तो पहले 50,000 रुपये निकाला तो 6,000 रुपये आए, 10 पे निकाला तो 1,000 रुपये, और फिर निकाला 20,000 रुपये 12%, और कितने महीने का? 1 महीने का, तो 200 रुपये हो गए। तो एक ही पूंजी पर जो कुल ब्याज आ गया वो अपना हो गया 7200 रुपये। एक ही पूंजी पर कुल ब्याज वो कितना हो गया? 7200 रुपये हो गया। अब निकालेंगे हम बी की पूंजी पर ब्याज। बी की पूंजी पर ब्याज, बी ने शुरू में 1 अप्रैल को पूंजी लगाई 60,000 रुपये, इसी विधि से करेंगे अपने। तो पूंजी की राशि तो कितनी हो गई अपने पास? 60,000 इंटू ब्याज की रेट क्या है? 12%। महीने वही 1 अप्रैल को लगाई तो आगे 12 महीने बच गए, 12/12। यहाँ के अपने 7200 रुपये। 7200 रुपये तो ये हो गए। उसके बाद देखो बी ने पूंजी कब लगाई? बी ने लगाई 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को कितने रुपए लगाए उसने? 20,000 रुपये। तो 20,000 पे ब्याज निकालेंगे। 20,000 का 12%, महीने कितने बच गए आगे? 31 अक्टूबर से आगे 31 मार्च तक 5 माह बच गए। तो इस पे जो ब्याज निकलेगा वो 5 महीने का निकलेगा। तो 5/12, 12 से 12 गए, 20 से 20 गए, टोटल आ गया अपने पास 1000 रुपये। तो 1000 रुपये हो गए। 20,000 का 5 महीने का 12% है वो 1000 रुपये हो गया। उसके बाद बी ने वही 28 फरवरी को 20,000 रुपये लगाए हैं, तो सेम वही आएगा 20,000 पूंजी की राशि, 12%, और महीने वही 1 बच गया, 1/12, तो 200 रुपये ये आ गया। तो टोटल उसका ब्याज हो गया 8400 रुपये। तो ए की पूंजी पर कुल ब्याज हो गया 7200 रुपये, और बी की कुल पूंजी पर ब्याज हो गया 8400 रुपये। ये हो गया अपने पूंजी पर ब्याज निकालने की सामान्य विधि। एक बार फिर देखो, सामान्य विधि सूत्र क्या होगा अपना? पूंजी की राशि इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू में माह या बटे 12 या दिनों की संख्या बटे में 365। तो ए ने 1 अप्रैल को 50,000 रुपये लगाए, बी ने लगाए 60,000 रुपये। तो ए ने कितने लगाए? 50,000, और बी ने लगाए 60,000। 31 मई को सिर्फ ए ने लगाए 10,000 रुपये, 31 मई को, 31 अक्टूबर को सिर्फ बी ने लगाए 20,000 रुपये, और 28 फरवरी को ए और बी दोनों ने लगाए। तो ए की पूंजी पर ब्याज निकाला, सबसे पहले उसकी पूंजी कितनी थी? 50,000। महीने कितने बचे आगे? 12, और ब्याज की रेट दे रखी है वो 12% दे रखी है। तो 12/100 इंटू 12/12, ये कट गया तो कितना आ गया? 6,000 रुपये का ब्याज आ गया। फिर निकाला 10,000 रुपये, तो 10,000 का रेट वो 12% हो ही गई, आगे महीने बचे 10 महीने का निकाला 1,000 रुपये, ये आ गया। फिर इसने लगाई 28 फरवरी को 20,000 रुपये, रेट वही 12%, 1 महीना बचा 28 फरवरी के बाद, इसका आ गया 200 रुपये। तो टोटल आ गया 7200 रुपये पूंजी पर ब्याज आ गया। इसी तरह बी की पूंजी पर ब्याज निकाला, शुरू में बी ने लगाए 60,000 रुपये, उसका 12%, महीने 12 बच गए, 7200 रुपये आ गया। फिर उसने लगाए 31 अक्टूबर को 20,000 रुपये, वही 12%, और अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक 5 माह बच गए, तो 5/12, 1000 रुपये ये आ गया। और 20,000 का 12% जो उसने लगाया 28 फरवरी को, 1 महीना बचा, इस पर 200 रुपये आ गया। तो टोटल वो कितने रुपये हो गए? टोटल 8400 रुपये है वो ब्याज के। ये हो गया अपनी पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने की सामान्य विधि।
इसकी दूसरी विधि है, देखो गुणनफल विधि। तो पूंजी पर ब्याज की सेकंड जो विधि है वो गुणनफल विधि है। प्रोडक्ट मेथड, इसका जो सूत्र होगा वो आएगा गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू 1/12 या 365। तो गुणनफल विधि से जब ब्याज निकालेंगे तो उसका सूत्र क्या आएगा, गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू 1/12 या 365। अब इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए गुणनफलों का योग, और योग करने के लिए पहले गुणनफल चाहिए। बाकी ब्याज दर क्वेश्चन में दी होगी और 1/12 या 1/365 ये फिक्स है, यहाँ पर एक ही लिखना है ऊपर, ये आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए गुणनफलों का योग। अपने क्वेश्चन वही ले लेते हैं लेकिन उसे आप गुणनफल विधि से करते हैं। क्वेश्चन वही होएगा लेकिन करेंगे किस विधि से, गुणनफल विधि से। तो देखो पहले वो मान लो डेट वही होगी, अमाउंट ही आ गई ए और बी की, ये आ गए मंथ, यहाँ पे एक कॉलम और बनेगा प्रोडक्ट का यानी गुणनफल का। तो प्रोडक्ट दो होंगे, ए का प्रोडक्ट अलग, बी का प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। तो ए का प्रोडक्ट और बी का प्रोडक्ट। अब करना क्या है, सबसे पहले में प्रोडक्ट या गुणनफल कैसे निकालना है, अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मंथ से। अमाउंट को जब मंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। जैसे ए ने इसमें पूंजी लगाई थी 1 अप्रैल को, ए ने लगाई 50,000 रुपये, और इस 50,000 को आगे देखो मंथ कितने हैं 12, मंथ का एक ही कॉलम है, चाहे वो ए का हो चाहे बी का हो, 12 है। और इसके सामने इसकी पूंजी कितनी है 50,000, तो 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 लाख रुपए आ जाएगा। 1 अप्रैल को ए के साथ साथ बी ने भी पूंजी लगाई है। 1 अप्रैल को ए ने तो पूंजी लगाई और बी ने भी लगाई। बी ने कितनी लगाई 60,000, और 60,000 आगे वही 12 महीने, तो 12 6 के 72, 7,20,000 इसके आगे 7,20,000। तो पहले 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ए के आगे 6 लाख, और फिर 60,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 7,20,000 वो बी के आगे। अब 31 मई को सिर्फ ए ने पैसे लगाए 10,000 रुपये, और उसके सामने जो मंथ है वो 10 है, तो इसका कितना 10,000 को कितने से करोगे, 10,000 को 10 से, तो इसका आ जाएगा 1 लाख रुपये। ठीक है, बी ने लगाए नहीं। उसके बाद 31 अक्टूबर को लगाए बी ने, और कितने रुपए लगाए 20,000 रुपये, और कितने से मल्टीप्लाई करना है इसे, मंथ है 5, इसे 5 से करेंगे, तो 20,000 को 5 से करोगे तो इसका आएगा 1 लाख रुपये। लास्ट में देखो ए ने लगाए 20,000 रुपये और बी ने भी लगाए 20,000, इसके सामने जो मंथ है वो 1 है, तो दोनों को आपको ए से 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसके आगे 20,000 और इसके भी आगे 20,000, ये आगे इनका प्रोडक्ट या गुणनफल। अब इसे क्या चाहिए हमें, गुणनफल विधि में गुणनफलों का योग चाहिए, इसलिए इन दोनों इनका क्या करेंगे, अपने योग करेंगे। इसका आ गया अपना 7,20,000, और उसका आ गया 8,40,000। ये हो गया गुणनफलों का योग। अब हमें निकालना ब्याज। ब्याज का क्या सूत्र, पहले देखो ए की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे।
सूत्र अपना गुणनफलों का योग। तो ए की पूंजी गुणनफलों का जो योग है वो 7,20,000 है, तो यहाँ पे 7,20,000 लेंगे। इनटू ब्याज दर क्या थी अपनी 12%, 12/100 इंटू 1/12 या 365। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, मंथ में लिया है, इसलिए 1/12 लिखेंगे। अगर दिनों में लेते तो 365 लिखते। तो यहाँ पे आएगा अपना 1/12। 12 से 12 गए, 2 0 से 2 0 काट दो, वो आ गए अपने 7200 रुपये। तो सामान्य विधि में जब हमने ब्याज निकाला था पूंजी पे तो वो कितना आया था अपना 7200, और गुणनफल विधि से निकाला तो भी कितना आ गया अपना 7200 आ गया। अब है बी की पूंजी पर ब्याज। सूत्र वही गुणनफलों का योग। तो इसका 8,40,000, यहाँ पे लेंगे 8,40,000। रेट वही 12/100 इंटू वही फिक्स है 1/12 ही लिखना है, 1/12। 12 से 12 गए, 2 0 से 2 0, ये हो गए 8400 रुपये। तो सामान्य विधि से दोनों का आया था 7200 और 8400, और गुणनफल विधि से भी कितना आ गया अपना 7200 और 8400 रुपये आ गया। तो ए की पूंजी पर कुल ब्याज हो गया 7200 और बी की पूंजी पर हो गया 8400। एक बार फिर देखो इसी विधि को। तो कौन पूंजी पर ब्याज करने की दूसरी विधि है, कौन सी विधि है, गुणनफल विधि, जिसका सूत्र क्या अपने गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू 1/12 या 365। मंथ में हो तो 12 लिखना है और दिनों में हो तो 365 लिखना है। तो ए ने सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 को पूंजी लगाई 50,000 रुपये और बी ने लगा दिए 60,000 रुपये। 31 मई को सिर्फ ए ने लगाए 10,000 रुपये, 31 अक्टूबर को सिर्फ बी ने लगाए 20,000 रुपये, और 28 फरवरी को ए ने लगाए 20,000 रुपये और बी ने भी लगाए 20,000 रुपये। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट चाहिए, इसका गुणनफल चाहिए। तो प्रोडक्ट का क्या सूत्र है, आपको अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो ए ने पहले 50,000 रुपये लगा रखे हैं, मंथ कितने हैं इसके 12, 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 6 लाख आ गया। लेकिन 1 अप्रैल को साथ में बी ने भी लगाए हैं 60,000 रुपये, महीने वही हो गए 12, तो 60,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 7,20,000 आ गया। 31 मई को सिर्फ ए ने लगाए 10,000 रुपये, और आगे मंथ कितने अपने 10, तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया इसका 1 लाख रुपये प्रोडक्ट आ गया। 31 अक्टूबर को सिर्फ बी ने लगाए 20,000 रुपये, आगे मंथ है 5, तो 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आ गया। और 28 फरवरी को ए और बी दोनों ने लगाए हैं, ए ने भी लगाए 20,000 रुपये और बी ने भी 20,000 रुपये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, ये आ गया 20,000 रुपये। अब ए का जब हमने गुणनफलों में का योग चाहिए, हमें प्रोडक्ट का टोटल चाहिए, वो कितना आ गया अपना 7,20,000 रुपये, और बी का टोटल कितना आ गया अपना 8,40,000 रुपये। अब हमें गुणनफल विधि से जब पूंजी पर ब्याज निकालना है तो पहले ए की पूंजी पर ब्याज निकाला, सबसे पहले लेना गुणनफलों का योग, जो हमने कितना लिया है 7,20,000। ब्याज की रेट क्या दे रखी है 12%, तो 12/100 आ गया। आगे वही फिक्स है 1/12 लिखना है या 365, अगर दिनों में होता तो 365 लिखते और मंथ में है तो 12 लिखना है। तो 1/12 इसे निकाला तो ये आ गया अपना 7200 रुपये। इसी तरह बी का, तो बी के गुणनफलों का योग 8,40,000 रुपये, ब्याज की दर क्या दे रखी है 12%, तो 12/100 हो गया इंटू वही 1/12, तो इसका आ गया 8,400 रुपये। तो ए की पूंजी पर ब्याज आ गया 7200 और बी के आ गया 8400 रुपये। तो गुणनफल विधि से निकालो चाहे सामान्य विधि से, पहले इसको सामान्य विधि से निकाला तो भी अपना कितना आया था 7200 और 8400, और गुणनफल विधि से भी कितना आया है 7200 और 8400।